हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली हिंदू एनालिसिस की इस क्लास के अंदर, जहां पर हम लोग कुछ ऐसी खबरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि बनी होगी 5 अक्टूबर की सुर्खियों से। तो चलिए दोस्तों, आज की खबरों के ऊपर, आज के एडिटोरियल्स के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि भैया भारत के अंदर इतने सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन को भारत ने ज्वाइन किया हुआ है, इनको थोड़ा सा छांटना चाहिए। उसके अलावा दूसरा एडिटोरियल ये है कि भैया फॉरेस्ट यानी कि मतलब जंगल वगैरह, इनके अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम भारत को देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसको कैसे सुधार कर सकते हैं, उसके ऊपर रिकमेंडेशन दिए गए। इसके अलावा खबरों के अंदर आप देखोगे तो फॉरेस्ट एक्ट को अमेंडमेंट करने की बात की गई है। किस तरीके से अमेंडमेंट किया जाएगा, उसकी वजह से क्या कंसर्न उभर के आ रहे हैं, इसके ऊपर बातचीत होगी। साथ में बातचीत होगी श्रृंखला। अभी अभी आपको देखने को मिल रहा है कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी श्रीलंका गए हैं, उस दौरान में कई सारी बातचीत हुई है कनेक्टिविटी से रिलेटेड, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट आज के पेपर में है कि श्रीलंका से प्रोविंशियल पोल के ऊपर भी बातचीत की गई है। मतलब तमिलनाडु को, तमिल के लोगों को जो श्रीलंका के अंदर रह रहे हैं उनको बराबरी के अधिकार देने की बात की गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को फाइनल कर दिया है, कह दिया है कि भैया 50,000 रुपए तक लोगों को देना जरूरी है सरकार को मुआवजे के रूप में, जिन्होंने कोविड-19 में अपने परिवार के जनों को खोया था। साथ में हम लोग पंडोरा पेपर के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। पिछले एक कोर्स से हिंदू का एनालिसिस ले रहा हूं। साथ में थाउजेंड ऑफ बच्चे आप ही की तरह में से मेंटरशिप ले चुके हैं। इतना ही नहीं, आई एम एक्सपर्ट इन प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। और अगर आपके सामने बात करूं तो आप मेरे साथ रेगुलर इस क्लास के अंदर जुड़ सकते हैं SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, पाथफाइंडर के ऊपर। पीडीएफ आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे मेरा हिंदू एनालिसिस का क्लास पाथफाइंडर करके इस ग्रुप पे होता है, इस चैनल पे होता है। हालांकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है, ठीक है, क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था। इसके अलावा ज्योग्राफी का सेशन रोज शाम 7 बजे मेरे ही द्वारा लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के एडिटोरियल के ऊपर। पहली चीज जिसके ऊपर बात यह हो रही है कि भैया भारत के अंदर इतने सारे, भारत और पूरे विश्व के अंदर इतने सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर कई सारों का तो महत्व ही नहीं बचा। तो हम लोगों को इसको सुधारने की जरूरत। जैसे आप बात करेंगे तो भारत ने एक बार साउथ एशियन ग्रुप ज्वाइन किया था, जैसे हम लोग कहते हैं सार्क। सार्क को जब ज्वाइन किया गया था तो भारत के सामने एक डायलेमा था। डायलेमा ये था कि आप इमेजिन करना एक सिचुएशन को जो आपके घर के आसपास भी होती है कि यार मान लो कि आपका पूरा मोहल्ला है, इसके अंदर से कुछ आपके दोस्त मिलके ग्रुप बना रहे हैं। यहां पर आप बैठे हो, आप सोच रहे हो कि यार ये ग्रुप ज्वाइन करूं या ना करूं। अगर आप ये ग्रुप, आपके पास कोई आया बोला कि यार हमारे साथ हमका ज्वाइन कर लो, हमको हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आपने उस ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर दिया, तो आपको ये डर रहेगा कि यार मैंने मना कर दिया तो वो लोग सोचेंगे कि मैं ग्रुप ज्वाइन नहीं करना चाहता, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता। ठीक है, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसका दूसरा नुकसान ये भी हो सकता है कि इन सबका एक साथ ग्रुप बन जाएगा, ये लोग पार्टी वगैरह करेंगे, आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आपके ऊपर ये लगेगा कि यार मेरे को थोड़ा सा बाहर किया जा रहा है इन सारी सिचुएशन से। अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो जिस व्यक्ति ने इस ग्रुप को बनाया वो उसका एडमिन रहेगा, तो वो उस ग्रुप का कहीं ना कहीं लीडर हो जाएगा। भारत के सामने भी यही डायलेमा था कि अगर सार्क को ज्वाइन किया तो प्रॉब्लम यह थी कि सार्क को अगर भारत ज्वाइन कर लेता है तो भैया बांग्लादेश इसके लीडर के रूप में उभर के आ सकता है, क्योंकि उसने ही इसको बनाने का प्रावधान दिया। इतना ही नहीं, अगर सार्क को ज्वाइन नहीं करता है तो इंडिया ऐसा लगेगा कि ये रीजनल कॉपरेशन में नहीं मानता। अगर नहीं ज्वाइन करता है तो फिर सार्क के अंदर जितने भी साउथ एशिया के देश हैं वो इस रीजन के अंदर अपने फायदे के लिए इंडिया, अकेला इंडिया पड़ जाएगा और इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। इसके कारण से इंडिया ने एक बैलेंस निकाला। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने सार्क को ज्वाइन तो किया पर कुछ कंडीशन के साथ में। कंडीशन इस तरीके से थी कि कोई भी बायलैटरल इशू जो है वो सार्क के अंदर टैकल नहीं किया जाएगा, सार्क के अंदर पूरे साउथ एशिया के रीजन की बात की जाएगी। दूसरा, इंडिया की तरफ से यह था कि भैया डिसीजन जो भी सार्क के अंदर होगा वो वोटिंग के जरिए होगा, और जितनी भी मीटिंग होगी उसके अंदर कोई एक आध व्यक्ति ना आए फिर भी सार्क को ज्वाइन करना है, मतलब किसी के आने ना आने से मीटिंग कैंसिल नहीं होना चाहिए, किसी के आने ना आने से मीटिंग कैंसिल नहीं होना चाहिए, ऐसा सार्क के अंदर कहा गया था। ठीक है, ऐसी कंडीशन भारत के द्वारा रखी गई। अब हुआ क्या, बाकी सार्क को अगर आप देखोगे तो सार्क के अंदर इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा था। जब पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा था तो आतंकवाद के लिए इंडिया ने उसकी सार्क की मीटिंग छोड़ भी दी थी। जब मीटिंग छोड़ी तो उसके बाद सार्क की मीटिंग बिल्कुल बंद ही हो गई। मतलब ये जो होल्डिंग मीटिंग विदाउट ऑल मेंबर बीइंग प्रेजेंट, ये वाला प्रावधान तो गया। साथ में इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बायलैटरल इशू मल्टीलैटरल लेवल पे यानी कि सार्क के ऊपर आने लगे, और जो कि सार्क में होने से मना किया गया था, जिसके कारण से सार्क का महत्वता दिन प्रतिदिन कम होता चला गया। उसके बाद आजकल सार्क की मीटिंग ही नहीं होती, इवन फिर भी भारत जो है वो सार्क का मेंबर।
इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऐसे ही कई सारी संस्था आपको पूरे विश्व के अंदर देखने को मिलेगा कि भैया देशों के नाम से लेके यूरोपियन यूनियन से लेके अफ्रीकन यूनियन तक आपको देखने को मिलेगा कि यार शेड से लेके, जैसे नाटो अलग है और फिर एशियान अलग है, अलग अलग रीजन के अनुसार, कॉन्टिनेंट है अलग है, रीजन के अलग है, नंबर के अलग है, G2 से लेके G77 जिसके अंदर 100 से ज्यादा मेंबर, इतने अलग अलग प्रकार के मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है। इन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई ज्यादा अमाउंट के अंदर पैसे जो है वो खर्च होते हैं, पर कई सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसे हैं जो आज के समय में रिलेवेंस भी नहीं रखते, उनकी कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं है, फिर भी वो चल रहे हैं। जिसके अंदर एक सबसे बड़ी दिक्कत सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये देखी जा रही कि एजेंडा क्या है। मतलब कि मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग पॉइंट पे बने, कोई 1945 में बना है तो कोई 1950 में, कोई 1960 में, कोई 1970 में। जो 1960 में बना है उसने 1960 के दशक की दिक्कतों को उठाया, उसके एजेंडा को उठाया, धीरे धीरे करके वो दिक्कत सॉल्व हो गई, वो एजेंडा खत्म हो गया, पर ये ग्रुप चलता रह गया क्योंकि उसका कोई एंड क्लॉज नहीं था कि इस समय पे आके हम लोग इस ग्रुप को बंद कर देंगे। जिसके बाद आपको देखने को मिला कि विश्व के अंदर इतने ग्रुप हो गए ये पूछो ही मत। आप देखोगे कि यार एक कॉमनवेल्थ करके आपने देखा होगा, कॉमनवेल्थ ग्रुप जो इंडिया ने ज्वाइन किया था, इंडिया आजाद होने के बाद भी कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करता ताकि आपको देखने को मिले कि यूनाइटेड किंगडम से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए, जिसके कारण से इंडिया ने कॉमनवेल्थ को आजाद होने के बावजूद ज्वाइन किया। हालांकि यूके का शिफ्ट जो है वो उसकी कॉलोनीज से, कॉमनवेल्थ एक ऐसा ग्रुप था जो कि यूनाइटेड किंगडम की यानी कि ब्रिटेन की कॉलोनीज का ग्रुप था। यूनाइटेड किंगडम का कहना यह था कि यार अब मेरे को मेरी कॉलोनीज पे फोकस ना करते हुए मेरे को अपनी कॉलोनीज से आगे बढ़ना चाहिए, जिसके बाद कॉमनवेल्थ का इंपॉर्टेंस कम होता चला गया, नष्ट होता चला गया। हालांकि बीच में जब आप देखोगे तो साउथ अफ्रीका, जहां पर भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी और उसकी कॉलोनी की वजह से यहां पर अपार्थाइड पॉलिसी यानी कि ब्लैक के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन यहां पर चला करता था। इस दौरान में कॉमनवेल्थ का काफी इंपॉर्टेंट गेम उभर के आया। इवन जिम्बाब्वे की इंडिपेंडेंस को लेके भी कॉमनवेल्थ का काफी इंपॉर्टेंट रोल उभर के आया, पर उसके बाद कॉमनवेल्थ कोई रिलेवेंस रखता नहीं है ज्यादा। इवन उसके बाद भी आप देखोगे तो कॉमनवेल्थ के लीडर यही कहेंगे कि हमारा तो एजेंडा है, हम लोग तो कंटिन्यू रखेंगे। आप देखेंगे ब्रिक्स है ना, ब्रिटेन, रशिया, इंडिया, चाइना, ये शुरुआत के अंदर तो ये चार देश मिलके इन्होंने ब्रिक बनाया था। ये वो देश थे जो कि काफी ज्यादा इकोनॉमिकली एक्टिव थे, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा इकोनॉमिक की ग्रोथ कर रहे थे। बाद में अफ्रीका को भी इंक्लूड करने के लिए साउथ अफ्रीका को डाला गया, साउथ अफ्रीका भी ब्रिक का भाग बना और ब्रिक बन गया ब्रिक्स। अब अगर आप ब्रिक्स को देखेंगे तो ब्रिक्स के अंदर ऐसे देश हैं जो कि इकोनॉमिकली काफी एक्टिव हैं, इनके बीच में कॉपरेशन ऐसे होना चाहिए कि सेम एजेंडा हो कि ये इकोनॉमी से रिलेटेड। पर आप देखोगे तो ब्रिक्स के अंदर आज चाइना पूरी तरीके से हेड बन चुका है और अपनी इच्छाओं का पालन बाकी देशों से करवाता है। आप देखेंगे तो इंडिया ने कहा था कि हुआवे जो है वो चाइना के ऊपर, मतलब चाइना की एक कंपनी है हुआवे करके, वो 5G मोबाइल वगैरह बनवाती है, 5G टेक्नोलॉजी को लेके आने की बात कर रही थी और इंडिया ने उसको मना कर दिया था। उसके बाद ब्रिक के अंदर इंडिया ने उसका काफी अपोज किया कि हुआवे को 5G टेक्नोलॉजी के लिए नहीं लेके आना चाहिए, उसके बावजूद भी बाकी देशों ने उसको सपोर्ट किया। मतलब हमारे एस्पिरेशन बाकी देशों के एस्पिरेशन से पूरी तरीके से अलग है, पूरी तरीके से अलग है। आप देखेंगे तो भैया इसको ब्रिक्स को पूरी तरीके से एक ऐसी संस्था बना दिया गया है जो कि चाइना फोकस्ड है, जिसके अंदर ऐसी इंटरनेशनल इकोनॉमी को शुरू किया है जिसके अंदर चाइना लेड बैंक वगैरह चल रही है। यहां पर ब्रिक्स की एक अलग से बैंक भी, वही ऐसी संस्था जो कि काफी ज्यादा आज के समय पे इंडिया के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, इब्सा करके ग्रुपिंग है। इस ग्रुपिंग का महत्व यह है कि तीनों देश लगभग बराबर के हैं और तीनों देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बदलाव मांगते हैं और परमानेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं, परमानेंट सीट की बात करते हैं। यहां पर इस इब्सा का रोल पूरी तरीके से खत्म हो गया जब ब्रिक्स आया, मतलब ज्यादा रिलेवेंट चीज नष्ट हो गई कम रिलेवेंट से। इतना ही नहीं, आप देखेंगे तो इंडिया ने भी कई सारे संस्थान बनाए हैं जिन्हें ज्वाइन किया। आप देखेंगे ब्रिक्स का काम है कि भैया ये इकोनॉमिकली एक्टिव हैं तो इनको इकोनॉमी के ऊपर बात करना चाहिए। यहां पर बात की गई अफगानिस्तान के ऊपर भी, और जब अफगानिस्तान के ऊपर बात की गई तो चाइना और रशिया अपने आप को कहते हैं कि नहीं, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान द्वारा जो किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है,
वहीं ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका का एक अलग ही पॉइंट था। मतलब हर देश अपना टुल्लू सीधा करने में लगा हुआ। इतना ही नहीं, आप देखेंगे संघाई कोऑपरेशन की भी समिट हुई थी, उसके अंदर भी अफगानिस्तान के बारे में बात की गई। अब आप संघाई कोऑपरेशन को देखेंगे तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना था, तो आप देखेंगे तो ये चाइना और रशिया से टूटे हुए कुछ देश जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये देश यहां पर जुड़े हुए थे। इन सारे देशों को मिला के मतलब सेम एस्पिरेशन आती है इन लोगों की, तो इन लोग साथ में जुड़े हुए थे। बाद में इंडिया को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया गया, बाद में पाकिस्तान को भी इसको के अंदर इंक्लूड कर लिया गया ताकि ग्रुप और डाइवर्स हो जाए। ग्रुप डाइवर्स हो गया। और शंघाई कोऑपरेशन का काम क्या था, मिडिल ईस्ट के अंदर शांति बनाए रखना। जब अफगानिस्तान के अंदर बड़े बड़े इशू उभर के आए तब ये सारी चीजें कहां थी, मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया के अंदर शांति बनाए रखना, ये इनका एम था। पर जब अफगानिस्तान के अंदर ये सारी चीजें हो रही थी उस दौरान में, क्योंकि पाकिस्तान संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भाग था, तो यहां पर तालिबान के खिलाफ ज्यादा कुछ स्टेटमेंट दिए ही नहीं गए। इवन आप देखेंगे तो संघाई कोऑपरेशन का प्रयोग किया जा सकता था इंडिया और चाइना के लिए, क्योंकि इंडिया और चाइना तो आपस में दोस्त मतलब लड़ाई वगैरह चल रही है ना, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं यहाँ पर, है ना, बिल्कुल युद्ध नहीं चल रहा, बाकी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में। अब जब इंडिया और चाइना के बीच में यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं तो इंडिया और चाइना यहां पर बातचीत कर सकते थे, बातचीत हुई भी साहब। आप देखेंगे तो भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और शंघाई कोऑपरेशन में आए चाइना के उनके काउंटर पार्ट द्वारा काफी बातचीत की गई कि किस तरीके से डी एस्केलेशन करना है। पर आप देखेंगे तो भैया चाइना है, चाइना का कोई भरोसा थोड़ी है, चाइना की जो आइडियोलॉजी है उसकी ट्रेजेक्टरी कोई समझ ही नहीं पाया आज तक, तो हम क्या समझे, कोई भी नहीं समझ पाया। जब आप देखेंगे तो भैया चाइना के प्राइम मिनिस्टर बीजिंग जब भारत आए थे, ठीक है, चाइना के प्राइम मिनिस्टर जब भारत आए थे, शी जिनपिंग जब भारत आए थे, उस दौरान में भारत के प्राइम मिनिस्टर से मिले थे। जब भारत के प्राइम मिनिस्टर से मिले थे तो उस दौरान में आप देखोगे तो भैया जिस तरीके से बात हुई आपको लगेगा नहीं कि इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट भी है, पर यहां पर डिस्प्यूट कंटिन्यू थे। इनके मंसूबे किसी को पता लगते ही नहीं, कभी ये क्या कहते हैं तो कभी ये क्या कहते हैं, जिसके अंदर संघाई कोऑपरेशन में भी जो बात हुई वो प्रॉपर रूप में उभर के नहीं आई। इंडिया ने भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, क्योंकि इंडिया जान चुका था कि संघाई के अंदर, सार्क के अंदर ऐसी सारी जगहों पे पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, रोड़ा डालता रहता है। तो इंडिया ने अपने अलग से ग्रुप बना लिए, जिसके अंदर आपने देखा कि बिम्स्टेक करके एक ग्रुप बनाया हुआ है। बिम्स्टेक मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, जिसके अंदर बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड सारे देश जैसे कि इंडिया है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये देश साथ में कोऑपरेट करते हैं। पर बिम्स्टेक का इंपॉर्टेंस भी धीरे धीरे करके खत्म होता जा रहा है, इनकी ज्यादा कोई मीटिंग ही नहीं होती, आपको ज्यादातर खबर में देखने को भी नहीं मिलेगा। इवन 1995 के अंदर भारत ने इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन बनाया था। हुआ यह था कि 1995 के अंदर इंडियन ओशियन रिम इनिशिएटिव मॉरिशस के अंदर शुरू किया गया था मार्च 1995 में, बाद में इसको एक एसोसिएशन का नाम दिया गया 1997 में। पर धीरे धीरे करके ये भी कहीं ना कहीं नष्ट हो गई, कभी सुनाई देता ही नहीं इसका नाम, जो इंपॉर्टेंस है वो लगभग खत्म होता चला गया। वहीं आप देखोगे तो इंडिया को जिन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है जो उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर हमको इसके लिए जाना है क्योंकि भैया हमको न्यूक्लियर वेपन के अंदर एक व्यापारी बनना है, क्योंकि वो व्यापारी बनने का सोचता है भारत, इसलिए उस व्यापारी बनने की परमिशन के लिए एनएसजी के अंदर होना आवश्यक है। पर यह परमिशन भारत को मिल नहीं रही है, यहां पर सपोर्ट मिल नहीं रहा हो, भारत इनके अंदर नहीं जा पा रहा है, क्योंकि अक्सर चाइना जो है वो विरोध कर देता है यहां पर एनएसजी के अंदर। मतलब जिन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया भाग होना चाहता है, इंडिया उनमें है ही नहीं, और फिजिल की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिया अपने सपोर्ट दिए जा रहा। इवन बाकी देश भी, अलग अलग देश उनके सपोर्ट दिए जा रहे हैं, जबकि एजेंडा कुछ नहीं है, बातचीत कुछ नहीं है, ज्यादा कोई रिलेवेंस रखते नहीं है, अक्सर मीटिंग भी नहीं होती है। पर इवन उसके बावजूद भी यहां पर खर्चे होते चले जा रहे हैं। तो क्यों इतने सारे ग्रुपिंग है, इनको कम किया जाए, इनको छांटा जाए, ऐसा इस एडिटोरियल के अंदर एनालाइज किया गया। इवन आप देखेंगे तो इंडिया को एनर्जी के अंदर ज्वाइन होने का मौका तो नहीं मिला, पर जब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में इंडिया कोलैबोरेट कर रहा था तो वासेनार और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भाग बन गया, जिसका इंडिया को भाग बनना ही नहीं था, फिजूल में। इवन आप देखेंगे तो आज के समय में एक संस्था है, क्वाड संस्था। क्वाड अगर आप देखेंगे तो भैया जब इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट उभर के आया, जब अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर उभर के आया, उस दौरान में आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वाड काफी ज्यादा रिलेवेंस रखने लगा। हालांकि इस क्वाड का नाम 2007 से चल रहा है, पर इसका रिलेवेंस कब आया, 2020 के अंदर,
जब चाइना से दिक्कत शुरू हुई तो इंडिया ने अपना स्पेड निकाला, बोला कि भैया हमारे पास यूएस का सपोर्ट है। पर क्या यूएस का सच में सपोर्ट है? क्योंकि यूएस तो यहां पर क्वाड में भी है, तो सेकंड क्वाड भी बना चुका है यूएस, जिसके अंदर पाकिस्तान वगैरह भाग है। इतना ही नहीं, यूएस ने ऑकस करके संस्था भी बना दी है, और जब ऑकस संस्था बनी तो उसके अंदर फ्रांस विरोध में आ गया। क्यों? क्योंकि ऑकस के अंदर ऑस्ट्रेलिया को क्या दे दी गई? सबमरीन दे दी गई। इस ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन देने का काम कौन करने वाला था? फ्रांस करने वाला था। एग्रीमेंट हो चुके थे, पर ऑस्ट्रेलिया ने वो एग्रीमेंट तोड़ दिया, जिसके कारण से फ्रांस जो है वो दुखी है, फ्रेंच दुखी है। जबकि फ्रेंच जो है इन सबका अलाय है ओरिजिनली, उसके बावजूद भी फ्रेंच के बारे में नहीं सोचा गया, क्योंकि हर देश अपना टुल्लू सीधा कर रहा, जिसके कारण से अलग अलग कॉर्पोरेशन में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हमारे डिस्प्यूट उभर के आ जाते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक अलग एजेंडे के ऊपर काम कर रही है, और कई सारे एजेंडे ऐसे हैं जिनके अंदर दो देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी हो जाता है, जिसके कारण से कॉन्फ्लिक्ट उभर के आ रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना रखे जाएं जहां पर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और जो आज के अंदर रिलेवेंस रख रहे हैं, जो रिलेवेंस नहीं रख रहे हैं उनको छाटा क्यों ना जाए, ऐसा इस एडिटोरियल के अंदर कहा गया। इसके अलावा बात करें तो भैया जंगलों की बात करते हैं। जंगल जो है अगर आप देखोगे तो काफी महत्वपूर्ण भाग होते हैं हमारे जीवन का, क्योंकि ये हमारी इकोलॉजी को बेहतर बनाते हैं। अगर मैं जंगल का कहूं तो जंगल क्या कर रहा है साहब? पेड़ क्या कर रहे हैं? पेड़ जो है वो दूसरे जानवरों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हर्बीवोरस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हर्बीवोरस को देख के ओमनीवोरस आ रहे हैं, और ओमनीवोरस को देख के कार्निवोरस आ रहे हैं। मतलब जब भी पेड़ होगा, जब भी जंगल होगा, वहां पर इकोलॉजी और बेहतर होगी, अलग अलग प्रकार के आपको जानवर देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, जब भी पेड़ लगे रहेंगे तो वहां पर पानी की सुविधा अच्छी होगी, सॉइल इरोजन कम होगा, क्लाइमेट जो है वो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन को ले लेता है पेड़, कार्बन को लेके ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन की मात्रा एटमॉस्फेयर के अंदर कम करता है। इवन पेड़ की जड़ें जो है वो पानी आसानी से खींच पाती है, ग्राउंड वाटर जो है वो बेहतर हो जाता है पेड़ों की वजह से। पर अगर आप देखोगे तो जो इतने इंपॉर्टेंट पेड़ हैं उनकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, उनकी अवेलेबिलिटी धीरे धीरे करके पूरे विश्व के अंदर कम होती जा रही है। जैसे वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करूं मैं आपके सामने, वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट की आपके सामने बात करूं तो 1990 से 2020 के बीच में पूरे विश्व के अंदर 420 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा फॉरेस्ट काट दिए गए। ये सब डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुआ, ये सब कन्वर्जन की वजह से हुआ, ये सब लैंड डिग्रेडेशन होने की वजह से हुआ, क्योंकि लैंड डिग्रेड हुई तो पेड़ वहां पर रह ही नहीं पाए, जिसके कारण से 420 मिलियन हेक्टेयर तक हम लोगों ने फॉरेस्ट जो है वो नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, 178 मिलियन हेक्टेयर तक जो फॉरेस्ट की लैंड है वो तो डिफॉरेस्टेशन के तहत गई है। बाकी चीज तो अलग, ये तो पूरी तरीके से मैनमेड था। इतना ही नहीं, इंडिया की बात करूं तो 4.69 मिलियन हेक्टेयर तक हम लोगों ने 1951 से 1995 के बीच में ही इतने फॉरेस्ट नष्ट कर दिए थे, जिस दौरान में हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ोतरी नहीं कर रही थी, जिस दौरान में हालांकि हमारी आबादी काफी तेजी से बढ़ रही थी, पर डेवलपमेंट इतना भी कोई फास्ट नहीं था। उस दौरान में हम लोगों ने इतने फॉरेस्ट काट दिए, सोचो आज तक में हम लोगों ने कितने काट दिए होंगे। इस कारण से इन फॉरेस्ट का कन्वर्जेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर फिर भी हम लोग कंजर्वेशन कर तो रहे, हम लोगों ने अलग अलग कन्वेंशन बनाए हैं, हम लोगों ने नेशनल प्लान बनाया है, उसके बावजूद भी फॉरेस्ट कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों का इन्वॉल्वमेंट कम है, लोकल पीपल का इन्वॉल्वमेंट कम है, क्योंकि लोकल लोग जब इन्वॉल्व करेंगे तभी फॉरेस्ट के अंदर डेवलपमेंट बेहतर रूप से हो पाएगा। इसी कारण से तो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया कि 2021 से 2030 के बीच का समय हमारे इकोलॉजी का दशक है, हमारी इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने का दशक है, हमारी इकोलॉजी को रिस्टोर करने का दशक है, जिसके अंदर लोगों से पेड़ लगाने को कहा गया। नेशनल प्लान के साथ में लोगों से पेड़ लगाने की बात की गई। पर अगर आप देखेंगे तो रिस्टोरेशन का मतलब क्या? रिस्टोरेशन का मतलब केवल वापस से पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि पेड़ लगा के उन पेड़ों को बचाए रखना भी है। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आपको रेजिलियंस देखने को मिले, पेड़ लगाने के बाद उन पेड़ों को बचा हुआ देखो। एक ऐसा सिस्टम जहां पर पूरी तरीके से इकोलॉजी बेहतर हो। बस पेड़ लगा देना और बाद में वो गायब हो जाना, इट डजंट मीन दैट। पेड़ को कंटिन्यू रखना, और अगर पेड़ को कंटिन्यू रखना है तो यहां पर कुछ स्टेप्स बताई गई हैं कि जो हम लोग पेड़ लगा रहे हैं हम लोग उसके अंदर विफल क्यों हो रहे हैं।
पर उसके पहले समझो इंडिया की कंडीशन कि भैया इंडिया एक ऐसा देश जहां पर इतनी डाइवर्सिटी है, क्लाइमेट के केस में, पॉपुलेशन के केस में, जमीन के केस में, मिट्टी के केस में, पानी के केस में, हर एक जगह अलग रूप से पानी गिरता है, जिस दौरान में भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, और जितने पेड़ हैं उतने ही क्या है, जानवर है। मतलब फ्लोरा और फौना की अलग अलग स्पीशीज भारत के अंदर देखने को मिलती है। लगभग 8% तक विश्व का फ्लोरा और फौना भारत के अंदर है। पर ये जो 8% फ्लोरा और फौना है, उनके खिलाफ भारत की आबादी 18%, जिसके कारण से इस 18% आबादी का प्रेशर इस 8% फ्लोरा फौना के ऊपर काफी बढ़ जाता है। और अगर आप देखेंगे तो भारत की तरफ से जो फॉरेस्ट के अंदर डिग्रेडेशन है वो ऑलरेडी 41% है, जिसके कारण से भारत को अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब भारत फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इंटरनेशनल कन्वेंशन को ज्वाइन किया, कन्वेंशन ज्वाइन किया जिसका नाम था बॉन चैलेंज। बॉन चैलेंज जो कि आपको जर्मनी के अंदर देखने को मिलेगा, यहां पर भारत ने ज्वाइन किया और उसके अंदर आपको देखने को मिला कि 26 मिलियन हेक्टेयर तक हम लोग फॉरेस्ट लैंड लगाने की बात कर रहे थे 2030 तक। पर 2011 से 2021 मतलब ये जो 10 साल है उसके अंदर केवल 9.8 मिलियन हेक्टेयर ही फॉरेस्ट अभी तक लग पाए। मतलब सिचुएशन थोड़ी सी खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऊपर नेशनल पॉलिसी बना रहे हैं, उस नेशनल पॉलिसी का असर हम लोग नीचे दे रहे हैं। मतलब टॉप टू बॉटम अप्रोच की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर पूरी स्ट्रेटेजी कहां बन रही है, नेशनल लेवल पे, और उसे लोकल लेवल पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भैया लोकल लेवल पे अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं। आप खुद सोचो कि अगर मैं ऐसे पेड़ जो कि ठंडे इलाके के हैं उन्हें गर्म इलाके में लाके लगा दूंगा तो क्या वो जी पाएंगे? हर एक पेड़ के जीने के लिए एक फिक्स क्लाइमेट होता है। मतलब हर लोकल रीजन का अपना एक पेड़ होता है। हर एक रीजन में अलग अलग प्रकार के पेड़ मिलेंगे। दक्षिण भारत में अलग प्रकार के मिलेंगे तो नॉर्दर्न भारत में अलग प्रकार के मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में अलग मिलेंगे तो हिमालय के अंदर अलग ही मिलेंगे। अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं। जब अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं तो आप उन पेड़ों को नेशनल लेवल पे अगर बनाओगे तो आप तो एक ही पेड़ लगा रहे हो, एक ही प्रकार का पेड़ हर लोकल लेवल पे, तो क्या वो पेड़ ज्यादा समय तक टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। जब ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा तो आपकी फॉरेस्ट लैंड ज्यादा समय तक कैसे चल पाएगी? तो पहला तो आपको लोकल इकोलॉजी को ध्यान में रखना जरूरी है, और दूसरी जिस चीज की जरूरत है वो है साइंस। साइंस के जरिए हम लोग ये जो फॉरेस्ट लगाने का या पेड़ लगाने की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का अभी तक 10 साल के अंदर 9.8 मिलियन हेक्टेयर लैंड ही अभी तक फॉरेस्टिफाइड हो पाई है, इसके अंदर जंगल लग पाए। अगर हम लोगों को इस स्पीड को फास्ट करना है तो हम लोगों को साइंस का प्रयोग करना पड़ेगा, हमको साइंटिफिक तरीकों से जाना पड़ेगा। भारत के अंदर आज के समय पे जो फॉरेस्ट के प्रोटेक्टेड एरिया वो 5.03% ही 5.03% ही। उसके अलावा जितने भी फॉरेस्ट है वो सारे लोकल चीजों के शिकार हैं, जिसके अंदर लोकल लेवल पे उन फॉरेस्ट को अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है। और इवन आप देखेंगे तो भारत की इकोनॉमी भी ऐसी है कि हम लोग यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, है ना। ट्राइबल लोग फॉरेस्ट के ऊपर काफी ज्यादा मात्रा में डिपेंडेंट है। मतलब एक तरफ तो हम लोग इकोनॉमी की ग्रोथ कर रहे हैं। भारत जो अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है वो एक तरफ इकोनॉमी के अंदर ग्रो कर रहा है, जिसके कारण से वो फॉरेस्ट वगैरह काट रहा है और इकोनॉमिकली ग्रो हो रहा है, और कह रहा है कि भैया हमारे यहाँ की पॉवर्टी जो है वो कम हो रही है। पर भारत के पॉवर्टी के अंदर एक प्रकार के लोग तो ट्राइबल भी हैं, और ट्राइबल लोग पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है? फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट। अगर ये फॉरेस्ट कम होंगे तो ट्राइबल जो है उनके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। इवन कई बार ट्राइबल की भी कुछ इस तरीके से की टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि आपको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, जो कि फॉरेस्ट को कहीं ना कहीं नष्ट करने की कोशिश करती है। तो क्यों ना हम लोग लोकल कम्युनिटी का प्रयोग करें, क्योंकि अगर हम लोग नेशनल लेवल पे जाएंगे तो हो सकता है कि ये लोकल कम्युनिटी विरोध कर दे, क्योंकि कई सारी सोशियो पॉलिटिकल रीजन यहां पर उभर के आ जाते हैं, जिसके कारण से भारत को इन लोकल कम्युनिटी का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब लोकल लोगों का यूज करना पड़ेगा। मतलब पहले तो पेड़ जो लगाना है वो लोकल लगाना, दूसरा कि मदद लेना है तो लोकल लोगों की लेना है। लोकल लोगों की मदद से अगर पेड़ लगाने बैठेंगे, उनकी सुरक्षा करने बैठेंगे, तो बहुत बेहतरीन तरीके से फॉरेस्ट जो है उनके अंदर कंजर्वेशन भी आ सकता है, और साथ में फॉरेस्ट जो है वो ज्यादा मात्रा में लग भी सकते हैं। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए लोकल लेवल की कमेटी बनानी पड़ेगी, जैसे भारत के अंदर भारत ने बनाई हुई है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी। पर प्रॉब्लम यह है कि फाइनेंस का प्रॉब्लम है भैया,
क्योंकि लोकल लोगों को जिनको आप कह रहे हो एक्चुअली में वो खुद फॉरेस्ट पर निर्भर है, कई बार वो खुद फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। अब उनको डायरेक्ट आप मना मत करो, उनको आप इंसेंटिव दो कि फॉरेस्ट को बढ़ाओ, हम लोग तुमको इंसेंटिव देंगे। उस इंसेंटिव को देने के लिए फाइनेंस की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इन कमिटियों को चलाने के लिए फॉरेस्ट की काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण से हम लोगों को फाइनेंस की काफी ज्यादा आवश्यकता है, फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंस जो है वो बेहतर रूप से होना चाहिए। तीसरी चीज जो भारत को ध्यान रखना है, वो पूरे वैश्विक लेवल पे जितने भी फॉरेस्ट के ऐसी ज्वाइंट कमिटियां बनी हैं, जिनके अंदर जितने भी फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको साथ में लेके आया गया है, उन सारी कमिटियों में ये देखा गया है कि हर एक स्टेक होल्डर फॉरेस्ट को अपने अलग रूप में देखता है। कोई उसे एग्रीकल्चर के रूप में देखता है तो कोई उसे लकड़ियों के रूप में देखता है, कोई उसे एनवायरमेंटलिस्ट होगा तो कोई उसे ऑक्सीजन के रूप में देखेगा, तो एनजीओ किसी और रूप में देखेगी। तो हर एक स्टेक होल्डर अलग अलग रूप में दिखाई देता है, फॉरेस्ट को अलग अलग रूप में देखता है। इन स्टेक होल्डर के बीच में डिस्प्यूट उभर के आ सकते हैं, तो उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए भी कोई रिजोल्यूशन कमीशन होना चाहिए, जिसके कारण से आपको देखने को मिले कि हमारे फॉरेस्ट के अंदर कंजर्वेशन और बेहतर से हो पाए और हम लोग ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लगा पाए। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करने की बात की जा रही है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो कि 1980 के अंदर लाया गया था और 1988 के अंदर अमेंड किया गया था। इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की माने तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी सेंट्रल की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अगर किसी को रोड बनाना है, अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को रोड बनाना है तो रोड बनाने के लिए उसे कहीं जंगल काटने पड़ेंगे। अगर वो जंगल काट रही है तो खुद से जंगल ना काटे, उसे पहले सेंटर की परमिशन लेना पड़ेगी। ऐसी हर ऑर्गेनाइजेशन को कहा गया था। अभी ये कहा जा रहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कि नेशनल सिक्योरिटी के हैं और ऐसे प्रोजेक्ट जो कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट के अंदर कई बार इन प्रोजेक्ट को अटका के रख दिया जाता है। क्यों? फॉरेस्ट को लेके, जिसके कारण से फॉरेस्ट एफसीए कंजर्वेशन एक्ट लग जाता है और बार बार परमिशन वगैरह लेने जाना पड़ता है। इस कारण से यूनियन गवर्नमेंट का कहना यह है कि भारत की सिक्योरिटी के लिए इन दो रीजन से, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट चला रहे हो या फिर आप बॉर्डर के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रहे हो, उस केस के अंदर आपको कोई परमिशन लेने की सेंट्रल गवर्नमेंट से आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर आप इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की देखोगे तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की वेबसाइट के अंदर भी एक और नई चीज देखने को मिली। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि 1980 के पहले कई सारे रोड के प्रोजेक्ट चले होंगे और कई सारे रोड के प्रोजेक्ट चलाने के लिए लैंड को एक्वायर किया होगा। हालांकि वो रोड का प्रोजेक्ट पूरा ना होने के कारण वो लैंड ऐसी ही खाली पड़ी हुई। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का कहना यह है कि ऐसी लैंड जो कि पब्लिक अथॉरिटी द्वारा एक्वायर की गई है, ली गई है, उसे क्या कर दिया जाए, रिटर्न कर दिया जाए। अगर वो 1980 के पहले बनी हुई है तो, अगर वो 1980 के पहले ली गई है तो, इतनी बात समझ में आई। जिसके कारण से रेलवे, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी के कंसर्न उभर के आ रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर हम लोग इस लैंड को, इन जमीनों को रिटर्न कर देंगे, इनका जो हम लोगों ने एक्वायर किया उसको हटा देंगे, तो हमारा काफी नुकसान हो सकता है। क्योंकि रेलवे का कहना यह है, हाईवे अथॉरिटी का कहना यह है, पीडब्ल्यूडी का कहना यह है कि इस जमीन पे अभी तक रोड इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि अभी यहां पर हम लोगों ने इस जमीन को लिया, यहां से पेड़ काटे, उन जितने पेड़ कटे उसे दूसरी जगह पे हम लोगों ने उगाया। कई सारे लोग जो यहां से डिस्प्लेस हुए उनको भी हम लोगों ने पैसे दिए। ये सारी चीज हो चुकी है, अब रोड बनाने की शुरुआत होने वाली है। इन सारी चीजों के अंदर 30-35 साल इनको लग गए इन सारा काम को करने में। तो इनका कहना यह है कि अगर हम लोग इतना इनपुट इनके अंदर दे चुके हैं ऑलरेडी, तो यहां पर रोड बनाना जरूरी है। जिसके कारण से मिनिस्ट्री के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट उभर के आ रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो श्रीलंका के अंदर प्रोविंशियल पोल को लेकर मुद्दा उठाया गया है। जब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी श्रीलंका के अंदर पहुंचे, जब फॉरेन सेक्रेटरी श्रीलंका के अंदर पहुंचे तो बात यह हुई कि भैया भारत ने 1987 के अंदर एक अकॉर्ड किया था। क्या अकॉर्ड था? क्योंकि वहां पर श्रीलंका के अंदर तमिल लोग अलग हैं और सिन्हाला लोग अलग हैं। इन दोनों के बीच में पूरी तरीके से गृह युद्ध चल रहा था। क्यों? क्योंकि तमिलों को अधिकार दिए नहीं गए थे। और ये तमिल लोग कौन थे? ये आजादी के पहले जब अंग्रेज शासन था उस दौरान में ये लोग श्रीलंका गए थे, इन्हें अंग्रेज लेके गए थे टी कल्टीवेशन, कॉफी कल्टीवेशन कराने के लिए। बाद में श्रीलंका की आजादी के बाद तमिलों को कोई अधिकार नहीं दिया गया, सिन्हाला ने सारे अपने अधिकार रख लिए। कोई इलेक्शन वगैरह के अंदर तमिल को पार्टिसिपेशन दिया ही नहीं गया।
जिसके कारण से श्रीलंका के अंदर गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध होने के बाद में 1987 के अंदर इंडो लंकन अकॉर्ड हुआ। इस इंडो लंकन अवार्ड के अंदर यह कहा गया कि प्रोविंशियल इलेक्शन होंगे, प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन होंगे जिनके अंदर तमिलों को भी अधिकार मिलेगा। बाद में थोड़े समय बाद, हालांकि उसी टाइम पे इलेक्शन नहीं कराए गए, थोड़े टाइम बाद इलेक्शन कराने की शुरुआत हुई, पर ये इलेक्शन 2018-19 के अंदर बंद हो गए। हुआ ऐसा कि जब 2018-19 के अंदर नई सरकार आई तो प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन की बात है, नई सरकार थी, प्रोविंशियल काउंसिल जो है वो कहीं ना कहीं मतलब डिसॉल्व हो गई थी, है ना, उसका टेन्योर खत्म हो गया था। तो 2017 के अंदर टेन्योर खत्म हो गया था, तो उसको वहां पर इलेक्शन करने की बात आई थी। इलेक्शन करने की बात आई तो वहां पर कई सारा अपोजिशन उभर के आ गया, दो प्रकार के पक्ष उभर के आ गए। कुछ कह रहे थे इलेक्शन करवाना चाहिए, तो कुछ कह रहे थे कि इलेक्शन नहीं कराना चाहिए। दो अलग अलग प्रकार के पक्ष उभर के आ गए, जिसके बाद प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन एक्ट के अंदर अमेंड किया गया। और जब अमेंड किया गया तो अमेंडमेंट के बाद इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया और अभी तक ये इलेक्शन हुए ही नहीं, जिसके बाद तमिलों को अभी वहां की प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर अधिकार मिले ही नहीं। इनके ऊपर जो रोक लगी है वो कहीं ना कहीं इंडो लंकन अकॉर्ड का ब्रेकडाउन है। इसी कारण से जो फॉरेन सेक्रेटरी है उनका कहना यह है कि इस इलेक्शन को जल्दी से जल्दी कराया जाए। इवन उनका कहना यह भी है कि श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो जाफना वगैरह वाला रीजन है, वहां पर इंडिया ने बहुत निवेश किया, तो इंडिया, तमिल और इंडिया के बीच में कोई थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं चाहता। इसके अलावा बात करें तो कनेक्टिविटी के ऊपर भी बात की गई है, क्योंकि श्रीलंका और इंडिया दोनों नेबरहुड की कंट्री है, पास पास के देश हैं, तो दोनों के बीच में कनेक्शन होना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर कनेक्टिविटी एयर से, सी से, पीपल टू पीपल से कनेक्शन बनाने की बात की गई है। जैसे आप देखेंगे तो भैया तमिल चेन्नई, तमिलनाडु चेन्नई, ऊपर तमिल लोग जो श्रीलंका के अंदर रह रहे हैं वो रह रहे हैं जाफना के अंदर। इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना के रखने के लिए यहां पर यह कहा गया है कि जाफना से लेके चेन्नई की फ्लाइट चलना चाहिए, कराईकाल से लेके कनकेशथुराई तक भी कनेक्शन बनना चाहिए, और भी कई सारे रीजन तक कनेक्शन बनाने की बात की गई है। इवन बुद्धिस्ट कॉरिडोर बनाने की बात की गई। अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका पूरी तरीके से बुद्धिस्ट है, जिसके अंदर श्रीलंका तो बुद्धिस्ट है, पर बुद्धा के जितने भी टेम्पल्स हैं, जितने भी पिलग्रिमेज हैं, वो सारे भारत के अंदर है। तो भारत की बुद्धा डिप्लोमेसी का भारत प्रयोग कर सकता है और भारत जो है कनेक्शन बना सकता है श्रीलंका के साथ में, जिसके अंदर बुद्ध कॉरिडोर जो है उसको बनाने की बात की गई है, बुद्धिस्ट कॉरिडोर। इवन बुद्धिस्ट टाइज को बढ़ाने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा पहले भी 15 मिलियन की ग्रांट श्रीलंका को अकॉर्ड की गई थी भारत सरकार द्वारा। इसके अलावा आखिरी खबर यह है कि पंडोरा पेपर के ऊपर सरकार जो है वो एक्शन लेगी। पंडोरा पेपर क्या है? पंडोरा पेपर कुछ ऐसी चीज है जो अपन ने कल बात की थी कि ये एक ऐसा पेपर है जो कि विश्व के अलग अलग जर्नलिस्ट द्वारा एक डॉक्यूमेंट के रूप में बनाया जाता है, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर यह लिखा जाता है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग, जिन्होंने अपने देश से पैसा बाहर भेजा और भारी मात्रा में भेजा और बाहर पैसे भेज के अपना एम्पायर क्रिएट किया, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग की है कहीं ना कहीं, ऐसा डाउट उभर के आता है, जिसका भी नाम अगर पंडोरा पेपर के अंदर होता है। भारत के अंदर से लगभग 300 लोग का नाम पंडोरा पेपर के अंदर है, उसके पहले फेज के अंदर, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बड़े बड़े नाम है साहब, विनोद अदानी है, अनिल अंबानी है, जैकी श्रॉफ है, किरण मजूमदार शॉ है, नीरा राडिया है, सचिन तेंदुलकर है, सतीश शर्मा है। ऐसे सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर इल्जामात पंडोरा पेपर के तहत लग गए, जिसके बाद सरकार का कहना यह है कि हम लोग इस चीज के ऊपर, इस पंडोरा पेपर के अंदर जिन भी लोगों के नाम आए, जिन 300 लोगों के नाम आए हैं, उनके ऊपर एक्शन जरूर से लिया जाएगा, उसके ऊपर चेक जरूर से किया जाएगा। अब ये चेक करने के लिए, क्योंकि पैसा बाहर के देशों में भेजा गया, तो बाहर की इंफॉर्मेशन निकाल के लानी पड़ेगी। केवल पंडोरा पेपर के ऊपर बिलीव करके तो नहीं आगे बढ़ सकते, इंडिया को भी तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा, उसको भी तो एविडेंस लाना पड़ेगा। तो इस एविडेंस को लाने के लिए इंडिया ने कहा है कि वो फॉरेन जुरिसडिक्शन का प्रयोग करेगी, वहां से इंफॉर्मेशन निकालेगी। साथ में भारत जो है वो कोलैबोरेशन एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग टू इफेक्टिवली एड्रेस टैक्स रिस्क एसोसिएशन का भी भाग है, वहां से भी भारत जो है वो इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। इवन भारत ने यह भी कहा है कि पहले भारत एक एक्ट पास कर चुका है, ब्लैक मनी एक्ट, क्योंकि पंडोरा पेपर केवल एकमात्र पेपर नहीं है, ऐसा पनामा पेपर, आईसीआईजे, एचएसबीसी, आईसीआईजे ही है जो पंडोरा पेपर निकालता है, एचएसबीसी, पनामा पेपर,
पैराडाइज पेपर, ऐसे कई सारी चीजें जो है वो आती रहती हैं जिसके अंदर पता चलता है कि अच्छा इस व्यक्ति ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए ब्लैक मनी एक्ट पास किया गया था, और जब ये ब्लैक मनी एक्ट पास हुआ तो लगभग 23,000 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है वो भारत सरकार को मिला एक्शन लेने के बाद। तो यहां पर भी ये कहा गया है कि पंडोरा पेपर के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। और अभी पंडोरा पेपर क्या होता है ना कि एक साथ सारी इंफॉर्मेशन नहीं निकालता, वो फेज फॉर्म में निकालता है। इसी कारण से मैं बोल रहा हूं कि पहले फेज के अंदर ये हुआ, फेज फॉर्म में डिस्क्लोज करता है। तो आने वाले फेज के अंदर कोलैबोरेट करने के लिए, चेक करने के लिए एक अलग से मल्टी एजेंसी ग्रुप बनाया जाएगा, जिसके अंदर CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन होंगे, इसके हेड होंगे। इस एजेंसी के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी होगी, इसके अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होगा FIU, साथ में RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। और ये सब लोग मिलके साथ में मिलके कोलैबोरेट करते हुए काम करेंगे। और पंडोरा पेपर के जिन लोगों ने गलत तरीके से काम करने की कोशिश की उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो 30 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया था, जिसके अंदर कहा गया था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कि आप गाइडलाइन तैयार करो ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने परिवार को कोरोना के दौरान खोया है। ऐसे लोगों को हम लोग मुआवजा देंगे, कितना मुआवजा देना है, कैसे मुआवजा देना है, उन सब की गाइडलाइन जो है वो NDMA को कहा गया था। और NDMA ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो गाइडलाइन रखी भी थी। 10 दिन हो गए उस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को हामी कह दी है और कहा है कि जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी को भी जिसने अपने परिवारजन को खोया है उनको 50,000 रुपए देने से इनकार ना करे। सवाल उठता है कि NDMA को गाइडलाइन बनाने के लिए कहा गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा गया, तो स्टेट गवर्नमेंट को यह बात क्यों कही कि आपको पैसे देने से इनकार नहीं करना है? क्योंकि गाइडलाइन बनाने को नेशनल गवर्नमेंट को कहा गया है, पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कहा गया है। क्योंकि अगर आप NDMA की गाइडलाइन देखेंगे तो NDMA की गाइडलाइन ये कहती है, NDMA की गाइडलाइन ये कहती है कि जितने भी पैसे होंगे वो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से जाएंगे। स्टेट मतलब स्टेट द्वारा पैसे देंगे, दिए जाएंगे। ये पैसे किसको दिए जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। और फिर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पैसे को डिसबर्स करेगी। याद रखा जाए कि कोई भी व्यक्ति जो क्लेम करेगा पैसे कि भैया मैंने मेरे परिवार में खोया है, ये डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के सबमिशन के बाद 30 दिन के अंदर ये प्रोसेस हो जानी चाहिए, उसके अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे लोगों ने अपने परिवारजनों को खोया है पर उनके पास उस चीज का सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट नहीं है, या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर जब बनाया गया तो उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई। ऐसे केस के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कमेटी बनेगी जो कि ग्रीवेंसेस जितने भी होंगे उनको सॉल्व करने का काम करेगी, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को यह भी कहा गया है कि आपको गाइडलाइन इशू करना है और बेहतर रूप से कि किस तरीके से पैसा ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही है खास। आप SRC10 टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। SRC10 मेरा कोड है जिसके जरिए आप स्पेशल क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आप ले सकते हैं आइकनिक का सब्सक्रिप्शन, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।